डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको पिछली एपिसोड? है ना एकदम जबरदस्त। तो चलिए अब इसी शानदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 21 to 35। चैप्टर 21 खामोशी। कैली बाल बाल बचा था। कुछ गोलियां उसके चेहरे को छूती हुई निकल गई थीं, खून बह रहा था। एक पल और वो भी अपने साथियों के साथ खत्म हो जाता। यह कौन सा दानव है? लॉन्ग हेयर्ड भी जिंदा था, मगर हालत बुरी थी। पेट में गोली लगी थी, खून रुक नहीं रहा था। कैली उसकी दर्द भरी कराहटे सुन सकता था। और तभी अंधेरे में दो लाल रोशनियां चमकी। दोनों का दिल धक से रह गया। किसी जंगली जानवर की आंखें। दोनों डर से जड़ हो गए और देखते रहे जैसे। रोवर एक सामने आया, एक रोबोट। कैली डिसबिलीफ में घूरता रहा। उसे अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए था। अब क्या करूं? पीछे हटना था, मगर उससे पहले लॉन्ग हेयर्ड का दिमाग घूम गया। उसने बेतहाशा रोवर पर फायर करना शुरू कर दिया। मर मर मर, क्लिंक क्लैंक क्लिंक। रोवर एक का पतला आर्मोर धीरे धीरे पिचकने लगा। जब कैली ने देखा कि असर हो रहा है, तो वो और उसका बचा एक साथी भी शामिल हो गए। रोवर एक ने 14 आर्मोर पॉइंट्स खोए। रोवर एक ने 17 आर्मोर पॉइंट्स खोए। रोवर एक का आर्मोर इंफीरियर मटेरियल्स से बना था, ज्यादा देर टिक नहीं सकता था। तीनों की बौछार में कुछ ही सेकंड में वो बेकार धातु का ढेर बन गया। बेचारा रोवर, आर्यन के पास फंड्स कम थे, इसलिए सिर्फ फिंगर गन्स ही लगा पाया था। डिवीजन 13 कहाँ है इस वक्त? और जैसे जवाब में रात की खामोशी में पैरों की आहट गूंजी। एक दस्ता आ रहा था। हथियार डालो, एक गरजती आवाज आई। पीछे हटो अभी। कैली ने तुरंत हुक्म दिया। लॉन्ग हेयर्ड ने गुस्से में रोवर पर एक आखिरी मैगजीन खाली की, फिर रुका। चलो। मगर जैसे ही वो भागने लगे, रोवर अचानक उनकी तरफ बढ़ा और उसका पूरा बॉडी चमकने लगा। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक कान फाड़ देने वाला धमाका और रात आग में नहा गई। तीनों उस आग में समा गए। 50 मीटर दूर ली हुई और उनके एजेंट्स धमाके से हिल गए। बर्बाद हो गया सब, फेंग जून ने कोसा। यह कवर्ट ऑपरेशन था। उसे कल की हेडलाइंस दिखने लगी थीं। जब से आर्यन और रैकून की लड़ाई शुरू हुई थी, हालात कंट्रोल से बाहर थे। गोलियों की आवाज ने पहले ही कई लोगों का ध्यान खींच लिया था। मगर ऑर्डर था, बीस्टिंग स्क्वाड के आने तक इंतजार करो। और अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन उठा, बालों से रेत झाड़ी। मगर अभी खत्म नहीं हुआ था। कैली किसी तरह ब्लास्ट से बाहर निकल गया था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, तभी किसी और ने उस पर फायर किया। ये हुई। मेरा किल चुराना है, आर्यन की भौहें तन गईं। बोनस रिवॉर्ड के लिए सभी छहों को उसी के हाथ से मरना था। आर्यन दौड़ा और एक झटके में कैली के रास्ते में आ गया। कैली ने उसे देखा और रूह कांप गई। यह वही आदमी था, मगर अब बिल्कुल अलग लग रहा था। मर जा। कैली ने दांत भींचे और गन उठाई, मगर ट्रिगर खींचने से पहले आर्यन एक वेटरन बॉक्सर की तरह साइड टू साइड स्वे करते हुए आगे बढ़ा। कैली ने कई गोलियां चलाईं, सब या तो डॉज हो गईं, या मैकेनिकल आर्म ने रोक ली। एक भी नहीं लगी। कैली पूरी तरह ओवरवेल्म हो गया था। उसके हिसाब से आर्यन ज्यादा से ज्यादा एक एलीट मर्सनरी लेवल का होगा। बुलेट से तेज तो कोई सुपर ह्यूमन ही हो सकता है। मगर आर्यन जो कर रहा था वो और भी डरावना था। वो गन के एंगल से गोली की ट्रेजेक्टरी पहले से भाप रहा था। यह काम सिर्फ सबसे अनुभवी वेटरन्स कर सकते थे। पूरी मर्सनरी दुनिया में कैली ने ऐसे सिर्फ 2 लोगों के बारे में सुना था। कैली के चेहरे पर डिसबिलीफ देखकर आर्यन के मन में हल्की मुस्कान आई। पूरे फ्लीट्स की क्रॉसफायर में मोबाइल सूट पायलट किया है, यह तो कुछ भी नहीं। क्लिक। कैली की मैगजीन खाली हो गई।
वो रीलोड करने लगा मगर बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन पल भर में उसके सामने था। कैली जड़ हो गया। उसने सुना आर्यन की मसल्स में एक गहरी गूंज उठी। बायां हाथ पीछे खींचा। आर्यन ने पूरी बॉडी का मोमेंटम, सारी ताकत एक ही बिंदु पर केंद्रित किया और चिल्लाया, ओवरलोड। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म का इंजन भड़का। काला धुआं उठा। गेयर्स और पिस्टॉन्स ओवरड्राइव में चले गए। पावर 30% बढ़ गई और वो हुक सीधे कैली के चेहरे पर। क्रिटिकल हिट, क्रशिंग ब्लो। खून के छींटे बिखरे। कैली ने कई बार मौत को मात दी थी मगर इस बार कोई चांस नहीं था। जब ली हुई और उनकी टीम पहुंची, जो नजारा सामने था उसने एक्सपीरियंस्ड एजेंट्स को भी हिला दिया। कैली की लाश जमीन पर थी और उसके बगल में खून से सना भावहीन चेहरा लिए आर्यन मेहता खड़ा था। मैकेनिकल आर्म पर मांस के टुकड़े थे। चेहरे का आधा हिस्सा आग की रोशनी में था, आधा अंधेरे में। पूरे दल को एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। ई क्लास क्वेस्ट हमलावर कंप्लीट हुआ। 10,000 एक्सपीरियंस मिला। बोनस कंडीशन कंप्लीट। सभी 6 हमलावर खत्म। स्किल लेवल अप कार्ड बेसिक मिला। रिवॉर्ड एक्सेप्ट करें। हाँ नहीं, आर्यन ने नहीं चुना। बाद में लेंगे। हिलो मत। ली हुई ने कुछ पल बाद खुद को संभाला और गन तान दी। आर्यन ने शांति से लाइटवेट मैकेनिकल आर्म उतारा और दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। 2 एजेंट्स ने उसके सिर पर काला बैग डाला, रोशनी बंद, और वो उसे ले चले। आखिरकार आर्यन ने मन ही मन सोचा। फेंग जून ने पीछे मुड़कर तबाही देखी। 6 मर्सनरीज इतनी आसानी से? क्या यही उसकी मशीन्स की ताकत है? जो भी पार्ट्स बचे हों इकट्ठा करो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, ली हुई ने सख्त आवाज में कहा। फिर वो आर्यन को एक गाड़ी में बिठाकर चल दिए। आर्यन बैक सीट पर बैठा था, दोनों तरफ एजेंट्स। आंखें बंद थीं मगर दिमाग चल रहा था। वो महसूस कर सकता था कि एजेंट्स अपनी पूरी हाई अलर्ट में थे। 1-2 चीजें प्लान से थोड़ी अलग हुई मगर सब उम्मीद के दायरे में था। गाड़ी में खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज। एजेंट्स को कहा गया था बात नहीं करनी, मगर आर्यन बिल्कुल शांत था और यही उन्हें सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था। जैसे उसे पहले से पता था कि यही होगा। जंकयार्ड में रैकून ने तबाही देखी। जबड़ा भिंचा हुआ था। लैपटॉप लाओ। अंडरग्राउंड नेटवर्क खोला। बाउंटीज पर क्लिक किया। आर्यन मेहता का चेहरा सामने था। 10 लाख की बाउंटी। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन का वांटेड। रैकून का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने लैपटॉप जमीन पर दे मारा। सच में बाउंटी थी और जारी करने वाली थी जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन, अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत। कभी कभी अनजान रहना खुशनसी भी नहीं होती। अब जाकर माजिए और हुआंग माओ मलबे के पीछे से निकले। तबाही का नजारा देखते ही उनकी टांगें कांपने लगी। रैकून ने उन्हें देखा और गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसने माजिए को एक लात मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ, भुगतोगे इसके नतीजे। माजिए पेट पकड़े जमीन पर कराह रहा था। मैंने क्या किया? तभी सायरन की आवाज। 7-8 पुलिस कार्स जंग के गेट पर। रैकून ने होठों पर एक ठंडी मुस्कान लाई। देर से आए हमेशा की तरह। उसने खुद को थोड़ा ठीक किया और आगे बढ़ा। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो विक्टिम था और कनेक्शंस भी थे, मगर उससे पहले ही फुली आर्म्ड ऑफिसर ने उसे जमीन पर दबा दिया। हथकड़ी। यह क्या हो रहा है? मैं विक्टिम हूँ। तुम्हारे कमांडर के सेक्रेटरी को जानता हूँ। जोर लगाना बंद करो, ऑफिसर ने फ्लैट आवाज में कहा। डिवीजन 13 का ऑर्डर है। डिवीजन 13। रैकून की आंखें फट गईं। डिवीजन 13 देश की सिक्योरिटी के मामलों में दखल देती है, मेरे जैसे पर क्यों आएगी? जरूर आर्यन मेहता की वजह से। डिवीजन 13 उसकी मदद कर रही है। क्यों?
जेनेसिस से भगोड़ा, डिवीजन 13, स्टार ड्रैगन देश, इंटेल। सच्चाई एक झटके में सामने आई। वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। जिस पल आर्यन ने अपना चेहरा दिखाया था, रैकून की किस्मत उसी पल लिख दी गई थी। उसने मुझे सेटअप किया। रैकून कांपने लगा, डर और गुस्से के मिले जुले तूफान में। आर्यन मेहता, तेरे पुरखों को कोसता हूँ। और माँ जे पहले से शॉक में था। यह आखिरी झटका था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। चैप्टर 32 बकवास। जब सिर से बैग हटा, आर्यन ने खुद को एक चमकदार कमरे में पाया। आंखें एडजस्ट होने में कुछ सेकंड लगे। ठंडी मेटल की कुर्सी, सामने एक टेबल, बगल में वन वे मिरर, एक टिपिकल इंटेरोगेशन रूम। सामने बैठे थे ली हुई और फेंग जून। मैं अपना परिचय देता हूँ, फेंग जून ने शुरू किया। मैं स्टार ड्रैगन देश के स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिवीजन का इंटेलिजेंस ऑफिसर हूँ। यह पहली मुलाकात नहीं है। याद है? याद है, आर्यन ने बेरुखी से कहा। बहुत बड़े वॉलेट वाले साहब। फेंग जून के मुंह से आवाज नहीं निकली। क्या यह जरूरी था? डिवीजन 13 ली हुई का चेहरा और आवाज दोनों पत्थर। स्टार ड्रैगन देश का स्ट्रैटेजिक डिफेंस डिवीजन, कुल 13 सेक्शंस। इसी को कहते थे डिवीजन 13। क्या बुलाए आर्यन मेहता या जीरो? फेंग जून ने पूछा। जो मन आए। बकवास बंद। ली हुई बीच में आ गए। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन ने तुम पर 10 लाख की बाउंटी क्यों रखी है? सब कुछ बताओ। बताओ क्यों? आर्यन ने मजे से पूछा। ली हुई ने ठंडी हंसी हंसी। यह जगह क्या समझ रखी है? हम कहें तो बोलना पड़ेगा। और अगर न बोलूं? आर्यन ने छेड़ा। गोली मार दोगे? लगता है मैं नहीं मारूंगा। ली हुई भड़के। बस बस, शांत हो जाइए। फेंग जून बीच में आए। आर्यन, हम गवर्नमेंट के साथ हैं। कोऑपरेट करो, बुरा नहीं होगा। आर्यन मुस्कुराया। कुर्सी पर आरामदायक पोस्चर बनाई। गुड कॉप बैड कॉप। यह टैक्टिक कितनी पुरानी है? कुछ नया ट्राई नहीं कर सकते? मुझे पर्सनली खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। दो गंभीर बुजुर्गों से बात करने का मन नहीं होता। स्माइल करके बात करो, समझे? चलो स्माइल। फेंग जून हकबका गए। ली हुई को एक नजर दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ली हुई नाटकीय अंदाज में उठे, उंगली तानी। यह जगह मजाक की नहीं है। मैं जितने चाहूं उतने वक्त के लिए बंद करवा सकता हूं तुम्हें। बहुत डरावने हो, आर्यन ने मॉक किया, फिर एकदम सीरियस हो गया। मैं जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन से आया हूं। धमकियां? मुझ पर? आप दोनों खुद को मूर्ख बना रहे हो। कोऑपरेट चाहते हो तो सिंसेरिटी दिखाओ। कोई क्वालिफाइड आए मुझसे बात करने, तुम दोनों उस लेवल के नहीं हो। आर्यन ने हैंडकफ्स खींचे। कुर्सी इतनी जोर से पटकी कि पूरे कमरे में गूंज हो गई। फेंग जून और ली हुई ने एक दूसरे को देखा। उनका काम था आर्यन का पोजीशन समझना, और आर्यन जानता था यह। इसीलिए वो जानबूझकर फियरलेस था, यह दिखाने के लिए कि उसके पास अभी भी कार्ड्स हैं। तभी स्पीकर से एक गहरी, भारी आवाज आई। जैसा चाहते हो, मैं बात करता हूँ। आर्यन ने वन वे मिरर की तरफ मुड़कर पूछा, कौन हो? डिवीजन 13 इंटेलिजेंस डायरेक्टर। क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ? ठीक है, चलेगा। ली हुई और फेंग जून की आंखें फड़की। कितना बेशर्म है। डायरेक्टर ने एक पल रुककर पूछा, आपने कहा जेनेसिस से हैं? था, आर्यन ने बीच में सुधारा। तो भाग गए? हाँ। पोजीशन क्या था? लॉजिस्टिक्स रिसर्च पर्सनल। रिसर्च किसमें? मशीनरी और वेपन्स। झूठ बोल रहे हो। डायरेक्टर की आवाज तेज हो गई। इससे 10 लाख की बाउंटी एक्सप्लेन नहीं होती। आर्यन मुस्कुराया, यह सवाल उसे पता था आएगा। झूठा कहने से पहले क्या तुमने यह नहीं माना कि मेरे पास कोई वैल्यूएबल इंटेल है? इसीलिए तो दूर से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उसने कहा। इंटेल एक वेपन है, मगर सही हाथों में।
मैंने जानबूझकर ट्रेल छोड़ा, यह दिखाने के लिए कि मैं कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन है और वो मेरी भी दुश्मन है। हम कोऑपरेट क्यों करें? डायरेक्टर ने पूछा। तुम हमारे इलाके में हो, हमारे पास टूल्स हैं। आर्यन एक पल के लिए रुका, मुस्कुराया, फिर बोला, मैसेज लॉग गैलेक्सी कैलेंडर ईयर 687 14 जून। सिग्नल लोकेशन नीलग्रह। डेस्टिनेशन प्लैनेट ब्लैक स्टार का 8th बेस। कंटेंट्स टॉप सीक्रेट। डायरेक्टर 10 मिनट तक चुप रहे। ली हुई और फेंग जून को समझ नहीं आया, मगर यह जरूर समझ आया कि जो आर्यन ने कहा वो डायरेक्टर के लिए बेहद अहम था। वो ऊपर तक रिले करने गए थे। लंबी खामोशी के बाद स्पीकर फिर जीवित हुआ। इस बार आवाज में एक गंभीरता थी जो पहले नहीं थी। क्या यह सच है? ब्लैक स्टार का नाम मुझे और कैसे पता होता? ठीक है। डायरेक्टर का चेहरा गंभीर था। अगर यह इंटेल सच थी तो यह सिर्फ स्टार ड्रैगन देश के लिए नहीं, पूरे नीलग्रह के लिए बेहद क्रिटिकल था। आर्यन ने मन ही मन स्मित किया। तैयारी के साथ आया था। एक्सप्लोरेशन एरा में 3 गैलेक्टिक पावर्स थे जो हजारों साल लड़ते रहे। आखिरकार एक ट्रीटी हुई, यूनिवर्सल ट्रीटी, अब 7th एडिशन में। मगर उस पीस के बाहर भी दुनिया थी। यूनिवर्स अनंत था, असंख्य स्टार्स, असंख्य सिविलाइजेशंस। हर सिविलाइजेशन एक फेज से गुजरती, पहले अपनी गैलेक्सी जीतती, फिर यूनिवर्स में निकलती यह सोचकर कि वो स्पेशल हैं। और फिर पता चलता वो अकेले नहीं थे। और स्पेशल तो बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स को सेक्टर्स में बांटा गया था। शैटर्ड बेल्ट, एंशिएंट स्टार फील्ड, सिल्वर स्पाइरल, सी ऑफ प्योरिटी। और नीलग्रह की लोकेशन थी शैटर्ड बेल्ट, कोल्टन ग्रुप, द गार्डन, 9th सिस्टम नीलग्रह। जिस इंटरस्टेलर पावर ने नीलग्रह से कांटेक्ट किया था वो थे कैडोलास, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन। और ब्लैक स्टार कैडोलास से अलग हुआ एक रिबेल फैक्शन। अगर जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन ने सच में ब्लैक स्टार से हाथ मिला लिया तो 6 राष्ट्र के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले थे। ब्लैक स्टार यूनिवर्सल ट्रीटी को नहीं मानता था। हाँ, यह सब आर्यन ने बनाया था। जेनेसिस का ब्लैक स्टार से कोई कांटेक्ट नहीं था, मगर वेरीफाई करना नामुमकिन था। और इससे 2 काम होते, डिवीजन 13 उसे वैल्यू करेगी और जेनेसिस के खिलाफ एक्शन लेगी। मेन क्वेस्ट भी आगे बढ़ेगा। तो क्यों न? मुझे स्टार ड्रैगन देश का एक मैप और पेन चाहिए। फेंग जून उठे, आइटम्स लाए, टेबल पर रखे। आर्यन ने पेन उठाई और मैप पर 3 जगह घेरे बनाए। यह जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के 3 सीक्रेट बेसेस हैं स्टार ड्रैगन देश में। यह मेरी सिंसेरिटी का प्रूफ है। सिर्फ 3 पता है? आर्यन ने मन ही मन आंखें घुमाई। और भी हैं। पहले यह चेक करो, फिर बात करते हैं। आपकी शर्तें क्या हैं? डायरेक्टर ने अंततः पूछा। फेंग जून और ली हुई सांस रोककर देखने लगे। बस एक ही। आर्यन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। जेनेसिस के खिलाफ मिलकर काम करना है, बस इतना। डायरेक्टर के मन में हलचल हुई। मैं यह बात ऊपर तक पहुंचाता हूं, तब तक यहीं रहना होगा। माफी। क्लिक। माइक बंद। आर्यन ने हैंडकफ्स हिलाए, भौहें चढ़ाई। ज्यादा देर मत लगाना। एक पल रुके। मेरी छुट्टी सिर्फ 1 दिन की है। चैप्टर 33, उसकी असली कीमत। डिवीजन 13 के कॉन्फ्रेंस रूम में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। डायरेक्टर, वाइस डायरेक्टर, 13 सेक्शन हेड्स और कुछ और टॉप ब्रास सब जमा थे। मुद्दा एक था, आर्यन मेहता के साथ क्या किया जाए। इंटेलिजेंस हेड ने एक कंपाइल्ड रिपोर्ट पढ़ी। आर्यन मेहता के पास वाइटल इंफॉर्मेशन है। उसकी मदद से हम जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर प्रेसाइज अटैक्स कर सकते हैं। वो एक मैकेनिक है और उसने कॉम्बैट एबिलिटी भी एलीट एजेंट्स के लेवल की दिखाई है। वो कोऑपरेट करने को तैयार है। उसने रिपोर्ट नीचे रखी। मेरी राय है इस पर थोड़ा भरोसा करें और साथ काम करें। कुछ सेकंड की अनसर्टेन खामोशी।
फिर इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर सबसे पहले बोले, बिल्कुल नहीं। अगर इंटेल झूठी हुई तो डिवीजन 13 दो खेमों में बंटी थी। एक तरफ हार्डलाइनर्स इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर की अगुवाई में, दूसरी तरफ कॉन्सर्वेटिव्स इंटेलिजेंस मिनिस्टर की अगुवाई में। दोनों अलग अलग तरफ बैठे थे। यह बहुत अनलाइकली है, इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने जवाब दिया। वो जेनेसिस से भागा हुआ है। जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता है हमारी प्रोटेक्शन। कोऑपरेट न करने की उसके पास कोई वजह नहीं। हो सकता है यह सब एक बड़ा नाटक हो। इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ने पलटवार किया। मेरी राय है बंद करो और जबरदस्ती इंटेल निकालो। डिवीजन 13 किसी से नेगोशिएट नहीं करती। यह बकवास है। ऐसे तरीके की कोई जरूरत नहीं। आर्यन ने सिंसेरिटी दिखाई है। हमें भी वही करना चाहिए और कॉमन एनिमी के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। यह कायरों की बात है और आप ब्रेनलेस हैं। दोनों खेमे एक दूसरे पर टूट पड़े। गालियां, आरोप, शोर लगने लगा जैसे हाथापाई तक पहुंच जाएगी। डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर बस देखते रहे। डायरेक्टर डिवीजन 13 में सबसे ज्यादा पावर उन्हीं के पास थी। डिग्निफाइड, गंभीर, कमांडिंग। वाइस डायरेक्टर टेक्निकली ऊपर से भेजा गया एक ब्यूरोक्रेट था सुपरविजन के लिए, मगर उसे ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं थी। शुरू से एक ही जगह बैठा था, जैसे आत्मा शरीर छोड़कर दुनिया की सैर पर निकल गई हो। शायद वो सोच रहा था कि कैंटीन में आज खाने में क्या होगा। उसके महत्वाकांक्षी पूर्ववर्ती को मिस्टेरियस तरीके से ट्रीजन के आरोप में फंसाया गया था। लो प्रोफाइल में रहना समझदारी थी। डायरेक्टर ने एक पल सोचा, फिर बोले, तुम दोनों उसके साथ कोऑपरेट भी करना चाहते हो और कंट्रोल भी, तो परफेक्ट सॉल्यूशन एक ही है। उसे डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर लो। शोर थम गया। खामोशी। हार्डलाइनर्स ने डायरेक्टर को ऐसे घूरा जैसे कोई तीसरा सीन उग आया है। यह क्या? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ अगर उसका मकसद ही हमारे अंदर घुसना था? यह हमारी सीक्रेसी पॉलिसी के खिलाफ है। डायरेक्टर ने मेज पर हाथ पटका। वोट होगा, जैसे हमेशा होता है। कॉन्सर्वेटिव्स में खुशी की लहर दौड़ गई। एक न्यूट्रल मिनिस्टर को छोड़कर दोनों खेमों में 6 से 6 लोग थे। डायरेक्टर का वोट मिलाकर जीत लगभग तय थी। हार्डलाइनर्स घबरा गए। तभी इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक और चाल चली। मेरी राय है उसे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में रखा जाए। वहाँ मैकेनिक की उसकी काबिलियत का पूरा फायदा मिलेगा और HQ के अंदर रहेगा तो नजर भी रखी जा सकती है। वो हार मान चुके थे। कॉन्सर्वेटिव्स ने एक बार उनसे इत्तेफाक किया। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट सबसे सेफ ऑप्शन था। मगर डायरेक्टर अचानक बोले, जब उसकी काबिलियत का फायदा लेना ही है तो कवर्ड OPS डिपार्टमेंट में डालो। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर एक तरफ मुड़ी, न्यूट्रल मिनिस्टर की तरफ। कवर्ड OPS मिनिस्टर जो ठीक उसी वक्त जम्हाई ले रहे थे। आह, अरे क्या? मैं तो तय रहा। डायरेक्टर ने मेज थपथपाई। शब्द और काम धोखा दे सकते हैं, मकसद नहीं। जो लोकेशंस उसने बताई हैं पहले वेरीफाई करो, फिर कवर्ड OPS में ले लो। सभी मिनिस्टर्स ने माथे पर हाथ मारा। जो आपको खुश रखे बॉस। वाइस डायरेक्टर ने एक जम्हाई ली। खत्म हो गया। आज कैंटीन में क्या है? मीटिंग के बाद इंटेलिजेंस मिनिस्टर और लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में गए। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म की जांच करनी थी। आर्यन की क्राफ्ट्समैनशिप देखकर उसे समझना था। जांच के लिए बुलाया गया था लुओ एक्सयूएन, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का एस, वेस्टर्न कैपिटल यूनिवर्सिटी में मशीनरी स्टडीज का टॉप स्टूडेंट। सीधे डिवीजन 13 में रिक्रूट हुआ और इतना शानदार काम किया कि ऊपर वाले उसे कवर्ड OPS में ट्रांसफर करने की सोच रहे थे। सब कुछ परफेक्ट था उसमें, बस एक कमी थी, घमंड। शुरू करो। लुओ एक्सयूएन ने आर्म उठाया और तुरंत रुक गया। यह एनक्रिप्टेड है। मशीन्स को अनऑथराइज्ड डिसअसेंबली से बचाने के लिए एन्क्रिप्शन लगाई जाती है। बेसिक असेंबली के नॉलेज में यह मेथड था
और आर्यन ने इसे इंस्टॉल किया था। ई क्लास मैकेनिक लेवल की एन्क्रिप्शन। जाहिर था आर्यन ने यह सब पहले से सोचकर किया था। रोवर 1 भी एन्क्रिप्टेड था, मगर अब वो जलकर खाक हो चुका था। क्रैक कर सकते हो? इंटेलिजेंस डायरेक्टर ने पूछा। कोई प्रॉब्लम नहीं, लुओ एक्सयूएन ने कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। उसे लगा कोई अननोन मैकेनिक ऐसा लॉक बना ही नहीं सकता जिसे वो न तोड़ सके। 20 मिनट बाद एक भी प्रोग्रेस नहीं। माथे पर पसीना था। 4 एन्क्रिप्शन। यह मशीन बनाने वाला पागल है क्या? 4 एन्क्रिप्शन क्रैक करना बेहद मुश्किल था। जरा सी गलती और मशीन के अंदर सब खा। लुओ एक्सयूएन के पास कोई रास्ता नहीं था। डायरेक्टर का चेहरा कब का काला पड़ चुका था। क्रैक होगी या नहीं? मेरा वक्त बर्बाद मत करो। लुओ एक्सयूएन ने गुस्सा पिया, दांत भींचे। यह एन्क्रिप्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मुझे और वक्त चाहिए। बस वक्त नहीं है। बस यह बताओ आम के बारे में तुम्हारी राय क्या है? लुओ एक्सयूएन का चेहरा बिगड़ गया। क्राफ्ट्समैनशिप में कुछ खास नहीं है। बस एन्क्रिप्शन ठीक बनाई है। लगता है बनाने वाला कोई देहाती है जो कचरे को खजाना समझता है। डायरेक्टर ने कुछ नहीं कहा और चले गए। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म वापस ले लिया गया। अगला प्लान था आर्यन की दी हुई लोकेशंस पर एक्चुअल कॉम्बैट टेस्टिंग। डायरेक्टर को असल में रोवर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। अफसोस वो जलकर राख हो गया था। डिवीजन 13 पावरफुल थी, मगर नए हथियारों की जरूरत हमेशा रहती है। रिसर्च डिपार्टमेंट को सबसे बड़ा बजट मिलता है और वो बनाते क्या हैं? डबल साइडेड स्टिकी बॉम्ब्स जो काम नहीं करती, कर्व गन्स जो कभी सीधी नहीं चलती, और पॉइजन नीडल्स छुपाने के लिए फेक निपल्स, मेल और फीमेल दोनों वर्जन्स में। कवर्ट ओपीएस डिपार्टमेंट का रिसर्च टीम से पुराना झगड़ा था, जब से 2 एजेंट्स एक वार्डरोब मैलफंक्शन की वजह से खुद जहर से मरते मरते बचे थे। इधर डायरेक्टर एक फोन कॉल कर रहे थे। उस लंबे बूढ़े साहब को। आर्यन मेहता को कवर्ट ओपीएस में शामिल करना तय हो गया। शाबाश, शुक्रिया। बुजुर्ग साहब, डायरेक्टर ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या वो सच में इतने लायक है यह सब करने के लिए? एक हल्की हंसी। है। इंटेल तो बस शुरुआत है। मुझे पक्का यकीन है जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इस लड़ाई में वो एक बेहद अहम किरदार निभाएगा। चैप्टर 34 कवर्ट ऑपरेशन। एक अबैंडन शहर, जहां कभी एक महान राष्ट्र की धड़कन थी, अब सिर्फ खामोशी थी। वाइन्स पुरानी स्काईस्क्रेपर्स पर चढ़ चुकी थीं। सड़कें ठंडी और सुनसान थीं। दुकानों के शीशे टूटे पड़े थे, लूटपाट के निशान। एक पुराना अखबार का टुकड़ा हवा में नाचता हुआ गुजरा, न जाने कितने साल पुराना। बादलों के बीच से चांद की रोशनी छन-छन कर आती थी, इस शहर की एकमात्र रोशनी। वो राष्ट्र भी अब नहीं रहा। लोग जा चुके थे। हालात इतने बुरे थे कि बंजारे भी यहाँ नहीं आते थे। पिछले कुछ दशकों में ऐसे अनगिनत शहर वीरान हो गए थे, मगर जहाँ इंसान जाता है वहाँ नेचर आ जाती है। कंक्रीट और स्टील के इन जंगलों में हरियाली फल फूल रही थी। आर्यन मेहता की इंटेल के मुताबिक जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के 3 सीक्रेट बेसिस थे स्टार ड्रैगन देश में। उनमें से एक यहाँ था। देश के टॉप ब्रास को जब यह पता चला, गुस्सा और हैरानी दोनों एक साथ। 24 घंटे के अंदर नजदीकी मिलिट्री बेसिस से दस्ते भेज दिए गए। अभी शहर पर बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। 1 दर्जन से ज्यादा आर्मोर्ड मिलिट्री व्हीकल्स शहर में घुस चुके थे। गोलियों और तोपों की आवाजें रात को चीर रही थीं। चीखें गूंज रही थीं। मगर यह सरफेस बैटल बस एक डाइवर्शन था। असल काम हो रहा था अंदर। 3 कवर्ट ओपीएस एजेंट्स एक साइड एंट्रेंस पर पहुंचे। लिया लिन, लेवल 4 क्लियरेंस। एक खूबसूरत जवान लड़की, गोरी चमकती स्किन, पीला हुडी, काली कॉम्प्रेशन टाइट्स, एथलेटिक बिल्ड। वो वहां खड़ी होकर पीठ स्ट्रेच कर रही थी, जैसे कोई खतरा हो ही नहीं। उसने बबलगम चबाना बंद किया और बोली, छुट्टी मिली थी कैप्टन की इंजरी की वजह से, और इन लोगों ने इमरजेंसी मिशन पर बुला लिया।
एजेंट्स इंसान नहीं होते क्या? लैम्बर्ट चुपचाप अपना डैगर साफ करता रहा। मिलिट्री का टॉप सीक्रेट अनऑफिशियल स्क्वाड का एज डिस्चार्ज के बाद सीक्रेटली कवर्ड ओपीएस में आया। मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म, कमर पर दर्जन भर डैगर्स, पीठ पर काली स्नाइपर राइफल। ली याओ 1.7 मीटर, बेहद जवान चेहरा, टीम का हैकर, पीठ पर टीम का इक्विपमेंट बैग। अभी डोर हैक कर रहा था। ज्यादा देर नहीं लगी। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर घुस गए। ली या लिन आगे, लैम्बर्ट पीछे। हाईटेक गेट्स एक के बाद एक जैसे कागज के टुकड़े। ली याओ हैक करता जा रहा था। सर्वर रूम की तरफ रास्ता साफ होता जा रहा था। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंफॉर्मेशन के मामले में बेहद केयरफुल थी। बेस कॉम्प्रोमाइज होते ही नेटवर्क कट, डेटा डिलीट, ईएमपी ब्लास्ट। इसीलिए 6 राष्ट्र उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए थे जब तक आर्यन मेहता नहीं आया। बेसमेंट 2 सर्वर रूम। ली याओ अचानक बोला, पीछे से गार्ड्स। पूरा सेंटेंस खत्म भी नहीं हुआ था कि एक दस्ता सामने था। ली या लिन सबसे तेज थी। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि गार्ड्स गन भी नहीं निकाल पाए। हवा में उछली मिड एयर स्प्लिट। दोनों पैर एक साथ आगे के 2 गार्ड्स के सिर पर। नेक्स्ट स्नैप। वो हाथों पर उतरी पाइवोट। पूरी बॉडी स्पिन। पैर पीले ऑरा में चमके और स्पिन करते हुए उसने बाकी गार्ड्स को बाकायदा स्वीप किया। प्यूजलिस्ट। एक आखिरी गार्ड रीइंफोर्समेंट कॉल करने वाला था। सिल्वर स्ट्रीक। एक डैगर गले में। खत्म। कॉरिडोर की लाइट्स लाल हो गईं। सायरन। हम पकड़े गए। बड़ी तादाद में गार्ड्स आ रहे हैं। बेस लॉकडाउन हो रहा है। ली याओ चिल्लाया, सर्वर रूम का डोर हैक करो जल्दी। कर रहा हूं। कम से कम 3 मिनट चाहिए, गार्ड्स 1 मिनट में आ जाएंगे। फायरवॉल इतनी जल्दी बाईपास नहीं होगी। माफी। ली याओ पसीने में डूबा था। उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की रफ्तार से चल रही थीं। दोनों तरफ से कदमों की आवाज। कॉरिडोर में छुपने की जगह नहीं। लिया लिन और लैम्बर्ट मार काट कर निकल सकते थे, मगर मिशन। तभी लिया लिन को याद आया, अरे हमें नया इक्विपमेंट दिया था ना। उसने ली याओ के बैग से एक लंबा काला केस निकाला, खोला। एक मेटालिक मैकेनिकल आर्म, लाइट वेट मैकेनिकल आर्म। यह यूज कैसे होती है? मैनुअल पढ़ा किसी ने? बायां हाथ डालो और थंब से एक्टिवेट करो। ली याओ ने जल्दी से बताया, बस एक्सप्लोड न हो जाए, रिसर्च डिपार्टमेंट की है। डिवीजन 13 में यह कॉमन नॉलेज था, रिसर्च डिपार्टमेंट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना खतरे से खाली नहीं, कोई चॉइस नहीं। ली या लिन ने दांत भींचे और हाथ डाला। मैकेनिकल आर्म गूंजी। मैं ठीक हूं। ली या लिन की आंखें चमकी। उसने आर्म से स्टील डोर पर एक घूंसा मारा, बड़ा गड्ढा। फिर और मारती रही। 20 सेकंड और गार्ड्स पहुंचने से ठीक पहले दरवाजा उड़ गया। तीनों अंदर। बाल बाल बचे। ली याओ तुरंत काम पर लगा। डिजिटल लॉकडाउन 57% कंप्लीट था। अगर वो तेज रहा, बेस का डेटा बैकअप भी होगा और सीधे जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्ट्स में भी सेंध लग सकती थी। रूम एक किले की तरह था और अब ली या लिन और लैम्बर्ट अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते थे। ली या लिन के इर्द गिर्द पीली ऑरा, एक हाथ में मेटल बैटन, दूसरे में लाइटवेट मैकेनिकल आर्म। वो इतनी ग्रेसफुल और इतनी डेडली थी। उसके वार इतने पावरफुल थे कि बुलेट प्रूफ आर्मोर के ऊपर से ही गार्ड्स की हड्डियां टूट जाती थीं। लैम्बर्ट रूम के अंदर से डैगर्स उछालता जा रहा था और वो डैगर्स बाउंस करके सीधे निशाने पर। 100 से ज्यादा गार्ड्स और कुछ न कर पाए। अचानक नेटवर्क और पावर सप्लाई दोनों का अंधेरा। निकलो, ली या लिन चिल्लाई। लैम्बर्ट और ली याओ पीछे पीछे, लड़ते भिड़ते रास्ता बनाते हुए। चीखें बेस में गूंजती रहीं। जब वो बाहर निकले, ली याओ धड़ाम से जमीन पर बैठ गया, डर से कांप रहा था।
लिया लिन और लैम्बर्ट के लिए यह सब नॉर्मल था। लिया लिन लाइटवेट मैकेनिकल आर्म को उलट पलट कर देखने लगी। उसे आर्म से प्यार हो गया था। यह आर्म किसने बनाई होगी? वो लुओ एक्सयूएन तो नहीं? पता नहीं, ली याओ ने कहा। अभी भी सांस ठीक से नहीं आ रही थी। सुना है उसे कवर्ट ओपीएस में आना है। हो सकता है। लिया लिन ने आर्म को एक बार और देखा, आंखों में अफेक्शन। जो भी बनाया है, शुक्रिया। चैप्टर 35 आर्यन मेहता। 2 घंटे की लड़ाई, और यह स्टार ड्रैगन देश का अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन था। एक पूरा जेनेसिस बेस तबाह, और साथ में बड़ी मात्रा में डेटा भी हाथ लगा। डिवीजन 13 के टॉप ब्रास खुश थे, और यह सब मुमकिन हुआ था आर्यन मेहता की इंटेल की वजह से। मगर आर्यन का पास्ट और ब्लैक स्टार का मामला अभी भी रहस्य था। ली याओ के कलेक्ट किए डेटा में इनका कोई जिक्र नहीं था। ब्लैक स्टार का मैसेज लॉग बनावटी था, और वाल्किरी सीरम के एक्सपेरिमेंट्स, वो तो टॉप सीक्रेट थे। हेडक्वार्टर्स में लिया लिन ने लाइटवेट मैकेनिकल आर्म वापस की, मन मारकर। मैकेनिकल आर्म काम आई? उसके सुपीरियर ने पूछा। लिया लिन ने सिर हिलाया। इसी की वजह से मिशन सक्सेस हुआ। बनाया किसने? यह नहीं बता सकती। लिया लिन की आंखें चमकी। यह ऊपर वालों पर निर्भर करेगा। लिया लिन ने अपने टाइट लिप्ड सुपीरियर को और तंग करना छोड़ा और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट की तरफ चल दी, लुओ एक्सयूएन को ढूंढने। उसके सीने पर कवर्ट ओपीएस का इंसिग्निया था। रास्ता खुद ब खुद साफ होता गया। हालांकि उसके आने से पूरे डिपार्टमेंट में हलचल मच गई थी। डिवीजन 13 के सभी डिपार्टमेंट्स टेक्निकली इक्वल थे, मगर कवर्ट ओपीएस डिपार्टमेंट खूबसूरत मक कहने का मतलब एलीट एजेंट्स से भरा था। बाकी सब उन्हें ऊपर की नजर से देखते थे। लिया लिन अचानक पलटी, पीछे चले आ रही भीड़ की तरफ। ऊंची आवाज में बोली, लुओ एक्सयूएन कहाँ है? सबकी नजरें एक तरफ मुड़ी। लुओ एक्सयूएन को जेलसी भरी नजरों ने सिंगल्ड आउट कर दिया। क्या कवर्ट ओपीएस मुझे रिक्रूट करने आई है? उसके मन में उत्साह का तूफान उठा, मगर चेहरे पर कंपोस्ट रखा। मैं हूँ लुओ एक्सयूएन, आपसे कैसे मिलें? लिया लिन, क्या काम है? वो मैकेनिकल आर्म आपने बनाई थी। लुओ एक्सयूएन का दिल एक पल के लिए डूबा। लाइटवेट मैकेनिकल आर्म, वही जिसने उसकी बेइज्जती की थी। कहीं मैलफंक्शन तो नहीं हुई? उसने अंदर ही अंदर जश्न मनाया। कोई प्रॉब्लम हुई? स्ट्रेट फेस रखते हुए पूछा। नहीं, बस बहुत काम की लगी। पर्सनल ऑर्डर देना था। लुओ एक्सयूएन एक पल के लिए जड़ हो गया। भीड़ में दबीदबी हंसी फूट पड़ी, क्योंकि लुओ एक्सयूएन ने पूरे डिपार्टमेंट में जोर जोर से कहा था कि यह मैकेनिकल आर्म बेकार है, एक देहाती की बनाई घटिया चीज। मैंने नहीं बनाई, उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा। तो पहले बोलते, मेरा वक्त बर्बाद हुआ। लुओ एक्सयूएन का चेहरा काला पड़ गया। तभी वहां से गुजर रहे फेंग जून आए। इस आर्म के इन्वेंटर की आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट है। कृपया अंदाजे लगाना और डिस्कस करना बंद करें। लिया लिन चौंकी। टॉप सीक्रेट? भीड़ धीरे धीरे छंट गई, और लुओ एक्सयूएन के दिमाग में एक ही ख्याल घूमने लगा। यह मिस्टेरियस मैकेनिक अगर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आया तो मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। कहीं दूर एक सीक्रेट फैसिलिटी में। बॉस, बेस 45 तबाह हो गया। किसने किया? स्टार ड्रैगन देश। उन्हें हमारे बेस का पता कैसे चला? पता नहीं। जेनेसिस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पूरी दुनिया में फैले थे, मगर 6 राष्ट्र के इलाके में जो थे वो साल भर हाइबरनेट मोड में रहते थे, डिटेक्शन से बचने के लिए। हमारा बेस कैसे डिस्कवर हुआ? हमारे बीच कोई स्पाई है? सीक्रेट बेसिस की लोकेशंस सिर्फ कुछ सीनियर मेंबर्स को पता थीं। अगर उनमें से कोई गद्दार निकला तो यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। बॉस ने फैसला किया, पर्च करनी होगी। आर्यन मेहता का नाम भी दिमाग में आया, मगर उसने खारिज कर दिया। वो तो एक मामूली टेस्ट सब्जेक्ट था। टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन तक उसकी पहुंच कैसे होती?
फिर भी आर्यन का ख्याल आते ही खून खौलने लगा। बाउंटी जारी हुए काफी वक्त हो गया था, अभी तक कोई खबर नहीं। भाग तो लेते हो मगर कब तक? जब मिलोगे उस दिन देखना। बॉस ने ठंडी हंसी हंसी। आर्यन मेहता 3 दिन से गायब है। गया कहाँ? लू छियान बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। कहीं रास्ता भटक गया होगा। यह सब मेरी गलती है। उसे मोबाइल फोन दिलवाना चाहिए था। तुमने कहा था वो बाहर से आया है ना? यहाँ की उसे ज्यादा जानकारी नहीं। अब क्या करूं? बूढ़े लू ने नाक खोदते हुए शांति से कहा, ऑप्टिमिस्टिक रहो, शायद मर गया होगा। दादाजी, आप उसके खिलाफ इतने बियास्त क्यों हो? बूढ़े लू ने नाक खोदना जारी रखा। लू छियान के दिमाग में एक आइडिया आई। दादाजी, किसी से कहो उसे ढूंढें, वो मनाने लगी। तू चाहती है? बूढ़े लू ने नाक चढ़ाई। हाँ, जब तूने मेरी किताबें चुराई थीं, तब याद था कि मैं तेरा दादा हूँ। वो बात अभी जरूरी नहीं। माफ करो। नहीं, सच में नहीं करोगे? नहीं करूंगा। लू छियान की आंखों में एक चालाक चमक आई, होठों पर मुस्कान। तो ठीक है, आपके बेडरूम के फर्श के नीचे जो शराब की बोतलें छुपा रखी हैं, वो सब बेच देती हूँ। बूढ़े लू की आंखें फटी। क्या बात कर रही हो? तेरा दादा इतना छोटा इंसान है? तुझे बस उसे ढूंढना है ना? ढूंढता हूँ। पल भर में टोन बदल गया। शुक्रिया दादाजी, लू छियान ने सबसे चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। बूढ़े लू ने एक लंबी सांस ली और उस लंबे बूढ़े साहब को फोन लगाया। ओ बुढ़े आर्यन मेहता को तुम लोगों ने उठाया है। अंदाजा लग गया। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस उसके साथ काम करना है। अगर कुछ नहीं किया तो अभी छोड़ो उसे, वरना मेरी पोती मेरी शराब की कलेक्शन बर्बाद कर देगी। यह नहीं हो सकता। रूल्स के खिलाफ है। रूल्स की बकवास बंद करो। रूल्स तुम बनाते हो। पिछली बार का उधार अभी बाकी है, याद है? मुझे नहीं सुनना कुछ। आर्यन मेहता को अभी छोड़ो। उस लंबे बूढ़े साहब ने झल्लाकर आंखें घुमाई। ठीक है, समझ गया। बूढ़े लू ने फोन रखा उदास मन से। उस बदतमीज की मदद क्यों करनी पड़ती है मुझे? और फिर अपने ही पुराने दिन याद आ गए। एक लंबी सांस। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत याफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब ये कहानी अपने सबसे सनसनी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ।